नेक्स्ट पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं। 99.99% केसेस में ऐसी टाइप का सवाल आता है जेई में, मेंस में भी, एडवांस में भी। तो बुक में अगर आप देखोगे तो बुक में आपको इस तरह का दिखेगा कि इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट दिखेगा इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो बहुत क्लियरली लिखा होगा कि सिस्टम विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ये बात आप जानते हो और ये मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है। सबसे इजीएस्ट पार्ट जो है, जब डेल्टा नॉन जीरो आए तो खत्म हो जाती है बात, यूनिक सॉल्यूशन आता है, एक्स वाई और जेड की यूनिक वैल्यू आती है। डेल्टा अगर 0 आए तो आपको बुक्स में इस तरह का दिखेगा कि इफ at least one of delta x, delta y, delta z is non-zero, then system will have no solution. अगर delta x, delta y, delta z तीनों जीरो आ जाएं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होते हैं कभी कभी, और कभी कभी नो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल होते हैं। यानी कि दिक्कत वाला पार्ट तो यही वाला है या ये वाला भी है। यानी बेसिकली दिक्कत आती है जब डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही हो। तो डेल्टा की वैल्यू जब 0 आ रही है तो बच्चे को रास्ता नहीं मिलता है कि मैं पहले ये चेक करूं या ये चेक करूं, या ये चेक करने के बाद ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस पूरे किताबी ज्ञान को भूल जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं कि हो क्या रहा है और क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो तो उसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, क्योंकि या तो वो पैरेलल लाइंस बनेंगी, या वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी, या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। ये बड़ा आसान होता है। इस केस में नो सॉल्यूशन, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस वाले केस में यूनिक सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल को मैं कवर नहीं कर रहा हूं, और 99.99% केसेस में तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही जेई में आता है। तो ये वो वाले सवाल हैं। अब मैं वो वाले सवाल कवर कर रहा हूं जिसमें आपको कुछ पैरामीटर छोड़े होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू सच दैट सिस्टम हैज डैश डैश डैश, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वगैरह वगैरह। जब भी आपको तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल दिए हुए हो, क्या आपको ये समझ में आता है कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, ये एक दूसरे प्लेन की इक्वेशन है, और ये एक तीसरे प्लेन की इक्वेशन है? ये बात जानते हो आप? पहले प्लेन का अगर नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए तो a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप होगा। ये बात भी जानते हो? यानी कि ये जो है ये पहले वेक्टर का नॉर्मल है, यानी कि ये जो है ये पहले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर है, ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, ये तीसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। अगर इस डेल्टा की वैल्यू आ गई नॉन जीरो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि n1 वेक्टर, n2 वेक्टर एंड n3 वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर? क्योंकि कोप्लेनर होते तो डेल्टा की वैल्यू पक्की पक्की 0 आती। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। ये बात समझ में आती है आपको? क्योंकि डेल्टा 0 नहीं आया है। साथ ही साथ क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये बात समझ में आती है आपको? कोई भी वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, साथ ही साथ कोई भी इनमें से कोई भी नॉर्मल वेक्टर पैरेलल भी नहीं है, यानी कि इन तीनों प्लेन में से कोई भी प्लेन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तीनों प्लेन एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बात समझ में आती है आपको? क्योंकि इनमें से कोई भी प्लेन पैरेलल होते तो दो रो सेम बनाई जा सकती थी, डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती। डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब इन तीनों में से कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं है, तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। माना कि P1 और P2 दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं, तो क्या P3 इनको ऐसे काट सकता है? अगर P3 ने इसको ऐसा काटा तो दिखाई दे रहा है नो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन
P3 अगर इसको ऐसा काटेगा तो P3 का नॉर्मल, P1 का नॉर्मल और P2 का नॉर्मल एक ही प्लेन में दिखाई, इस बोर्ड के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में नहीं है। यानी P3 इस तरह से नहीं काट सकता है। P3 अगर इस तरह से नहीं काट सकता है, अगर P3 ऐसे काटता तो अपने आते नो सॉल्यूशन, अगर P3 ऐसे काटता तो कोई सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि इस सिस्टम में नो सॉल्यूशन आने की संभावना खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं जरा, फिर से P1 और P2 एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं। क्या P3 ऐसे काट सकता है? यानी कि P3 भी बाहर आ रहा है, P1 भी बाहर आ रहा है, P2 भी बाहर आ रहा है। क्या P3 इनको इस तरह से काट सकता है? P3 अगर इनको इस तरह से काटेगा तो आपको दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। P3 ऐसे नहीं काट सकता है, क्योंकि P3 ऐसे काटा तो फिर से इन तीनों के नॉर्मल वेक्टर कोप्लेनर हो गए, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की संभावना भी नहीं है। P3 इस प्लेन के यानी बोर्ड के बाहर इस तरह से नहीं आ सकता है। ऐसे आया तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे। कौन से तीनों वेक्टर? N1, N2 और N3। ये बात क्लियर है? तो P1 और P2 एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं, P3 ऐसे नहीं काट सकता, P3 इस लाइन से गुजरता हुआ ऐसे भी नहीं काट सकता, क्योंकि N1, N2, N3 कोप्लेनर नहीं है। तो P3 अगर ऐसे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होके बाहर नहीं आ सकता तो P3 को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा करोगे तो N1 और N2 तो इस प्लेन में रह गए, N3 इस प्लेन के बाहर निकल गया। वही तो कंडीशन है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। तो ये जो P1 और P2 को काटने वाली लाइन जो बाहर आ रही है, इस लाइन को P3 अपन ने देखा कि P3 बाहर नहीं आएगा, P3 थोड़ा सा टेढ़ा होगा या और ज्यादा टेढ़ा होगा या इस तरफ टेढ़ा होगा, कैसे भी हो सकता है P3। लेकिन जब P3 थोड़ा सा घुमा तो इस लाइन को एक पॉइंट पे काटेगा, यानी अपन को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, या मैं यूं कहूं कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कब मिलेगा? जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आएगी। आई होप दिस इज क्लियर।